चलें जी, हम लोग शुरू करते हैं जी। आप लोगों के सवाल अगर हम डिस्कस करते रहे तो हम शायद आज का एजेंडा जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आज के एजेंडा में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी सारे, चैप्टर 1 2 3 4 एंड 7 ये हम लोगों ने आज पढ़ने हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि दिखने में ये 5 चैप्टर्स हैं, आपकी बुक के 19 में से 5 चैप्टर्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इन चैप्टर्स की सिलेबस वेटेज की बात करें तो आई कैप इनको सिर्फ 10 से 15% की सिलेबस वेटेज देता है। अब 10 से 15% की सिलेबस वेटेज का ये मतलब है कि इस एरिया में से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे। चैप्टर नंबर 1 बेसिक है, उसमें जो चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। 2 3 4 7 ये 10 नहीं लिखा होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए। तो इन चैप्टर्स के अंदर से ऑन एवरेज 10 मार्क्स के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। और ये बिगेस्ट एरिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चैप्टर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें हैं। चैप्टर 2 है, 3 है, 4 है, चैप्टर 7 है जो कि बच्चे जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो जनाब आपको इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट एरिया ऑफ द बुक। 5 चैप्टर 19 में से इस एरिया में आते हैं और इसकी वेटेज आप देख रहे हैं सिर्फ 10 to 15% आई कैप ने दी हुई है। हम लोगों ने ये बात पहले भी की थी कि इट इज़ नॉर्मली अज्यूम्ड कि आई कैप अपनी इसी वेटेज को फॉलो करेगा, 10 से 15 नंबर के मार्क्स पूछे जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा एरिया है इसमें से, इसलिए वो लोअर साइड पे मार्क्स पूछता है। ठीक है जी। कैलकुलेटर यूजेज जो है वो यहाँ पे आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आपके चैप्टर 3 के अंदर, राइट, चैप्टर 4 के अंदर, यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर भी इवन कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपको काफ़ी हेल्प करेगा और इसकी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई हैं। आज का ये सेशन जो होगा आप देखेंगे कि अभी ये चैप्टर वाइज या नंबर ऑफ चैप्टर वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन जब हम इसके कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो ये छोटा सा एक टॉपिक रह जाएगा और शायद हम लोग इसको 1 1.5 घंटे के सेशन में कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन आपके लिए इसमें काफ़ी सारा काम होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब की वीडियोस में या अपनी फ्री वीडियोस के अंदर करवाई हुई हैं वो तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ आपको उनके लिंक्स बता दूंगा तो आप वो चीज़ें वहाँ से जाके करेंगे। ठीक है जी। कम से कम 7 नंबर के सवाल इस एरिया में से आने चाहिए। और जब आप इसकी फाइनल रिवीजन कर रहे हो तो ये 4 दिन से ज़्यादा का टाइम आपने इस एरिया पे नहीं लगाना है। एक दिन आप सिर्फ चैप्टर 2 की प्रिपरेशन करेंगे, अगले दिन चैप्टर 7 की, फिर चैप्टर 4 की, फिर 1 और 3 की। तो ये आपका ऑर्डर भी यही होना चाहिए कि सबसे पहले आप चैप्टर 2 की वर्किंग करें, चैप्टर 2 को प्रिपेयर करें। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो नॉर्मली बच्चों को तंग करती है, लेकिन इसका भी बड़ा मज़े का सोल्यूशन मेरे पास है। चैप्टर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज और चैप्टर 1 एंड 3 सॉल्विंग क्वेश्चन। और कोई पुराना गैप अगर आपका रह जाता है यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, वो आपने 4 दिनों में इसकी रिवीजन करनी है। राइट। सो इस एरिया में से जो है ना वो लोअर साइड में मार्क्स आते हैं और ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो चैप्टर 2 से 7 से या 4 से आते हैं। चैप्टर 1 2 और 3 को एग्जामिनर उतनी 1 और 3 को एग्जामिनर उतनी डिटेल से चेक नहीं करता क्योंकि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और बड़े एरियाज में चेक हो जाते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आपने इसको इसी फोकस के साथ चलना है। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे, हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर जो मेन एरियाज़ हैं, अगर हम चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 के जो मेन एरियाज़ हैं इसमें एक चीज़ तो है जी फैक्टराइजेशन, और दूसरी चीज़ है जी जो यहाँ पे नॉर्मली पूछी जाती है वो मार्कअप एंड मार्जिन का कॉन्सेप्ट है। राइट। ओके। मार्कअप एंड मार्जिन जो है, फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। ऐसे पार्ट्स के एक पार्ट को दूसरे से मल्टीप्लाई करें, 1 पार्ट को दूसरे पार्ट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए। अब देखने में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से चैप्टर जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं, चैप्टर से क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में, यहाँ पे आपको 5 6 सालों में फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। अब जिन बच्चों को मैथ्स के अंदर डिफ़िकल्टी आती है वो कहते हैं यार मुझे तो पता ही नहीं है कि ये मैथ को कैसे सॉल्व करते हैं, या जिनको शुरू में मैथ के साथ दुश्मनी होती है या मैथ के साथ या मैथ के टीचर के साथ भी दुश्मनी हो तो वही दुश्मनी जो है ना वो सब्जेक्ट में भी जो है ना वो इनकारपोरेट हो जाती है। बहरहाल अगर आपका ये फैक्टराइजेशन का एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वीक है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस फैक्टराइजेशन की करना शुरू कर दें और इतनी प्रैक्टिस करते चले जाएं, इतनी प्रैक्टिस करते चले जाएं, इसी एरिया के ऊपर 5 7 10 दिन लगा दें। क्योंकि चैप्टर 1 के अंदर चैप्टर 1 की जो वेटेज है, अगर हम सिर्फ इस एक चैप्टर की बात करें तो इसकी वेटेज सिर्फ 2% के करीब होगी।
राइट। अब जो 2% की वेटेज है ये तो कोई इतनी बड़ी वेटेज नहीं है कि इसके लिए हम फैक्टराइजेशन के ऊपर इतनी मेहनत करें, मार्कअप एंड मार्जिन। तो एक आधा सवाल फैक्टराइजेशन का, एक आधा सवाल मार्कअप मार्जिन का आएगा, तो वो जो है वो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें जो कि मैंने आपके साथ नोट्स में शेयर की हुई है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप उस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के जो इतने सारे तरीके हम लोगों ने पढ़े हैं, इस सवाल को कैसे टैकल करना चाहिए, उसके लिए मैंने इंटरनेट से रिसर्च करके ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनाई है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनाइए कि जब सवाल आए तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले आप देखें कि उसमें कोई कॉमन तो नहीं है। अगर आप उसमें से कुछ कॉमन ले सकें तो वो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि जब भी कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 9x² प्लस 4x, तो आप देखें कि इसमें से आप क्या जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो x के बाद 9x प्लस 4 रह जाएगा। तो लें जनाब, जब आपने कॉमन लिया तो दिस इज़ वन फैक्टर एंड दिस इज़ अनदर फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द सेम आंसर बैक। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल फैक्टर्स एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट या पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप कॉमन फैक्टर्स लें। जब आप कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे तो जो आपके पास जो भी इक्वेशन होगी या जो भी क्वेश्चन होगा वो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन इख्तियार कर लेगा, राइट। या तो वो a² प्लस b² का फार्मूला बन जाएगा, या a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी कि या तो इस इक्वेशन के अंदर, इस फार्मूला के अंदर से लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी या राइट हैंड साइड बन जाएगी। सिमिलरली या तो वो इधर में से कुछ एक बन जाएगा, या a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा, या a³ माइनस b³ का फार्मूला बन जाएगा। तो ये सारे फार्मूले हैं जो मैंने लिख दिए हैं, इन फार्मूलाज को आपने याद कर लेना है। और जब आपने कॉमन फैक्टर ले लिया स्टेप नंबर 1 में, तो उसके बाद आप देखेंगे इन दोनों, इन सब फार्मूला में से किसी एक फार्मूले की शेप तो नहीं बन रही। अगर इन फार्मूलाज में से किसी एक की शेप बन रही है तो आपका जनाब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। आपने बस सिंपल देखना है कि आपने ये इन फार्मूला में से जो फार्मूला लगाना पड़े वो लगा के उसको सॉल्व कर दें। या जब आपने कॉमन ले लिया तो उसके बाद वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टेक्निक्स के साथ जो है ना वो आप उसे सॉल्व कर लें, राइट। अच्छा, और अगर ये कोई पॉलिनोमियल बन जाए विथ 4 और मोर टर्म्स इन द ग्रुप, इनको रीग्रुप करें, फैक्टर करें ईच ग्रुप को, और ये स्टेप रिपीट करें, 1 2 3 में से कुछ स्टेप रिपीट कर दें। अब आपको कैसे पता चलेगा ये जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ ये क्या है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। तो जनाब मज़े की बात ये है कि नियर पियर के ऊपर मेरा जो कोर्स पड़ा हुआ है उसमें फ्री वीडियोस के अंदर, डेमो वीडियोस के अंदर एक वीडियो है जिसमें ये फैक्टराइजेशन के तमाम स्टेप्स मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपने ये लेक्चर सुनने के बाद जब आपके पास ये स्लाइड्स आ जाएंगी, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, और अगर यहाँ पे क्लिक ना हो तो आपने इस लिंक को कॉपी करके अपने उसमें पेस्ट करना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपको मैं कोर्स भी दिखा देता हूँ कि आपने कोर्स में जाना है और वहाँ से जाके आपने ये वाली वीडियो देख लेनी है। इसमें ये तमाम स्टेप्स बड़ी डिटेल से मैंने को 20-25 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वहाँ से वो कर लेंगे तो डैट विल बी इनफ फॉर यू गाइस। ठीक है जी। अब देखें, हम तो रिवीजन कर रहे हैं ना, और रिवीजन में मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो अब चाहे मैं आपको इस लाइव सेशन में करा दूं या मैं आपको कहूं कि वहां पे जाके तो ये वीडियो देख लें, उसमें कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल फैक्टराइजेशन का जो एरिया है ये बड़ा ही ईजी एरिया मैंने आपको बता दिया। इसमें जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हुए सिर्फ वो कॉन्सेप्ट देख लें, और उससे रिलेटेड आपने जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी है मेरे नोट्स के अंदर से। दैट विल बी मोर देन वे मोर देन सफिशेंट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ AFC एग्जाम्स। उसके अलावा आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि जनाब किसी बंदे की कोई बुक पकड़ी उसमें से सवाल करने शुरू कर दिया। आप अगर इस तरह से करते रहेंगे तो फैक्टराइजेशन ही 3-4 महीने ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, ये इतनी जो है ना वो समझ लें कि इतनी वर्सटाइल या इतनी वास्ट एरिया है, राइट। हम लोग आगे चलते हैं जी, दूसरी बात करते हैं मार्कअप एंड मार्जिन। मार्कअप एंड मार्जिन जो है इसका कॉन्सेप्ट समझना जो है वो ज़रूरी है कि ये परसेंटेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि एक चीज़ बना के सेल करते हैं कॉस्ट, और उसके ऊपर आप कोई प्रॉफिट डालते हैं तो फिर आपकी सेल प्राइस बनती है। जब भी आप कोई चीज़ लेके या बना के सेल करते हैं तो आपका मेन मकसद जो होता है वो उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना होता है। तो आपके पास एक चीज़ है जिसे हम कॉस्ट कहते हैं, उसकी जो कॉस्ट है उसमें आप उसका प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपके पास सेल प्राइस बनेगी। अब ये जो प्रॉफिट है इसकी कैलकुलेशन के 2-3 डिफरेंट तरीके होते हैं।
पहला जो तरीका है वो ये है कि आप इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करें ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉस्ट। देखें, जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट होती है। ये इंडस्ट्री की डिफरेंट नेचर्स हैं कि कुछ इंडस्ट्री जो होती है ना वो कॉस्ट ड्रिवन होती हैं, और कुछ इंडस्ट्री जो होती है ना वो सेल्स ड्रिवन होती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ का फोकस होता है कि कॉस्ट के हिसाब से हम लोग हर चीज़ की कैलकुलेशन करें, कुछ इंडस्ट्रीज़ का फोकस होता है कि वो सेल्स के हिसाब से हर चीज़ को कैलकुलेट करें। तो जो इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट को भी कॉस्ट के हिसाब से डिफाइन करती हैं, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम कॉस्ट ड्रिवन कंपनीज कह सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट जो है वो एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लिया जाएगा, और इस तरह के प्रॉफिट को मार्कअप कहते हैं। ठीक है जी। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो कॉस्ट ड्रिवन होती हैं, वो प्रॉफिट को एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट लेती हैं, यानी कि वो मार्कअप कैलकुलेट करती हैं। वो कहती हैं जनाब कि हमारे पास जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, और हमारा जो मार्कअप है दैट इज़ 10%। तो मार्कअप 10% का मतलब ये है कि ये 10% हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो जो प्रॉफिट है इफ दैट इज मार्कअप 10%, इसका मतलब है 100 का 10% यानी कि 10 रुपये। तो आपकी जो सेल्स प्राइस होगी वो फिर आप 100 जमा 10 110 रुपये लेंगे। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल markup profit as percentage of cost. On the other hand, when we discuss the profit as a percentage of सेल्स प्राइस, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो सेल्स ड्रिवन होती हैं, जिनमें ज़्यादा फोकस सेल्स के ऊपर होता है। मोस्टली जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं वो अपनी सेल्स के ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करती हैं, ताकि अपनी सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट को कमाया जाए। इस तरह की कंपनीज को मार्जिन कहते हैं। इस तरह की कंपनीज के अंदर जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है उसको मार्जिन कहते हैं। और ये जो मार्जिन है ये प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये बताया जाता है कि जनाब हमारी सेल्स प्राइस है 200 रुपीज़, और हम लोग जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो आपका है जी 10% मार्जिन। ओके, जब 10% मार्जिन है तो इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट होगी वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे कि जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। सेल प्राइस 200 है, प्रॉफिट जो है वो आपका है 10% ऑफ सेल प्राइस यानी कि 20 रुपये। तो जो आपकी कॉस्ट होगी वो फिर 180 रुपीज़ होगी। इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करते होते हैं। तो मार्कअप और मार्जिन जो है ये दोनों हम लोग यूज़ करते होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब मार्कअप और मार्जिन के सवालों को आपस में एक दूसरे के साथ गुथम गुथा करके एग्जामिनी को जो है ना वो तंग करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि ये जो प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप एंड मार्जिन है, इसके ऊपर भी एक सिंगल वीडियो मैंने फ्री वीडियोस के में रखी हुई है, फ्री वीडियोस ऑफ नियर पियर, वहाँ पे मैंने रखी हुई है। तो आप वहाँ पे जब मेरा कोर्स ओपन करेंगे तो यू विल सी फ्री वीडियो ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन, जिसमें मार्कअप एंड मार्जिन का पूरा कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको दिया है ये भी फ्री पड़ा हुआ है, और आपने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से जो है ना वो अपना कवर कर लेना है। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बहुत ही एडवांस के क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चंस मुझे डालने पड़े क्योंकि वो ICAP के पास पेपर के क्वेश्चंस आए हुए थे, लेकिन मेरे ख्याल से उतने मुश्किल सवाल अब नहीं आते हैं। लेकिन जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप जब इसको कर लेंगे तो फिर आपको जो है ना वो इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, जो बेसिक सवाल है वो बस आपने कर लेने हैं, जो एडवांस के क्वेश्चंस अगर समझ आ जाएं तो ठीक है, अगर नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं। राइट, तो चैप्टर 1 के अंदर जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं मार्कअप एंड मार्जिन, और दूसरा फैक्टराइजेशन से मुतालिक जो सवाल कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों की एक एक वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, आप उसे सॉल्व कर लें, डैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू गाइज। हम लोग मूव करते हैं जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 उससे भी ज़्यादा ईजी है। चैप्टर नंबर 3 में जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये है कि इक्वेशंस को सॉल्व करना। चैप्टर का नाम ही है कि इक्वेशंस, सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशंस को जब आपने सॉल्व करना है तो डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक अननोन है और आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको पता है मैंने कैलकुलेटर के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं जो इससे पहले आप देख चुके हैं। तो आप सिंपल ये कैलकुलेटर की वीडियो व्यू करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एनी
आंसर ऑफ एनी टाइप ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो है ना टू अननोन वेरिएबल्स के साथ सॉल्व करना, ये चैप्टर 10 की वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे भी आप इसके कॉन्सेप्ट्स और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हुए दे आर मोर देन सफिशेंट फॉर दिस एरिया एज वेल। जो मेरी क्वेश्चन बैंक है 420 पेजेस का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें तकरीबन 2200-2300 के करीब सवाल हैं। और उन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं उनका मैंने यूट्यूब पे लिंक दे दिया हुआ है। जो क्वेश्चंस मैंने अपने रेगुलर कोर्स में कराए हुए हैं उनका रेगुलर कोर्स में से लिंक दे दिया हुआ है। तो यू विल फाइंड आउट ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर। तो इसके अलावा सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 अननोन, ये आपकी इस चैप्टर में नहीं है 3 अननोन वेरिएबल्स को सॉल्व करना, लेकिन फिर भी ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। तो हम लोगों ने ये वाली चीज़ भी यहाँ पे कवर की हुई है। इसका जो 3 अननोन वेरिएबल्स वाला जो सवाल है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली चैप्टर नंबर 10 में भी यूज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो है इसके अंदर भी हाँ हम लोग 3 अननोन इक्वेशंस का जो है ना वो सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड या क्रैमर रूल। तो यहाँ पे भी अगर हम उसे कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी ये वाली जो इक्वेशंस को सॉल्व करने से मुतालिक चीज़ें हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोग उन दो एरियाज़ की तरफ चलते हैं जो अब हमने कवर करने हैं इस सेशन के अंदर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए जनाब, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का हल्का सा जिक्र आपकी उस चैप्टर में किया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में। तो मैंने हल्का सा नहीं, फिर मैंने पूरा ही जिक्र कर दिया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं कि इफ़ यू हैव सेम पावर, अगर आपका एक्सपोनेंट सेम है तो उसके कुछ लॉज हैं, ठीक है जी। सेम बेस और फिर उसकी सेम पावर, तो इस तरह के रूल्स जो है ना वो कुछ अप्लाई किए जा सकते हैं। उनके ऊपर हम लोगों ने जो है ना वो बात की है। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक से रूल्स हैं, आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए एग्जामिनर कभी कभार आपसे आंसर फाइंड आउट करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे पूछता है जनाब कि इफ़ यू हैव 6⁻³ एंड यू मल्टीप्लाइड 6⁻⁻4, तो व्हाट शुड बी द आंसर। तो हम कहेंगे दैट इज 6⁻³ + -4 यानी कि -1, राइट। तो इस तरीके से जो है ना वो हम लोग इन जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट रूल जो है वो बड़ा ही सिंपल है कि अगर दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, और अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाएंगी। तो फर्स्ट और थर्ड रूल जो है ये तो हम लोगों ने देख लिए। सिमिलरली जो सेकंड रूल है डैट इज़ के अगर पावर की पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। या हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर पावर्स हों तो उसके दो फैक्टर्स बना के हम उनको पावर की पावर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 6⁻6, we can say it that it is 6⁻² multiplied by 3, and we can also say it that 6⁻³ तो इस तरीके से भी हम लोग ये जो है ना ये कर सकते हैं। इक्वल टू का मतलब ये है कि इसका आंसर भी सेम आएगा, इसका आंसर भी सेम आएगा, इसका आंसर भी सेम आएगा, ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है जी। बच्चे ने पूछा सर फ्री वीडियोस कैसे ओपन करेंगे, मैं बता दूंगा, अभी हम उसी के ऊपर चलते हैं। और अगली चीज़ ये है कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 = 1, ठीक है जी। और किसी चीज़ की पावर -1 हो तो दैट इज़ एक्चुअली 1/, दैट थिंग, ठीक है जी। पावर माइनस में हो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो पावर प्लस हो जाती है। ये बात हम लोग बड़ी डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है जी। इफ़ यू हैव सम पावर विच इज़ हाफ, तो ये एक्चुअली स्क्वायर रूट के इक्वल होती है, और 1/m विल बी इक्वल टू mth√a, राइट। तो ये बातें बहुत ही ईजी हैं, हम लोग इनको ऑलरेडी कर चुके हैं। ये चीज़ भी जो है ये भी एक्सटेंशन है इस मल्टीप्लिकेशन के रूल की जो हम लोगों ने बात की थी कि जनाब पावर की पावर चल सकती है, ये जो सेकंड रूल है इसकी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्जामिनर पूछे अच्छा बताएं व्हाट इज़ द फोर्थ रूल, ये तो हमने अपने पास से नाम दिए हुए ना। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जनाब फोर्थ रूल में आपने रट्टा लगाया कि फोर्थ रूल a⁻0 = 1। हाँ, एग्जामिनर आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि बताएं 6⁻0 = what 1। हम कहते हैं जी कि बताएं a⁻n जो है वो किसके इक्वल है। हम कहेंगे ये इट इज़ a⁻n⁻m के इक्वल है। तो ऑप्शंस के अंदर आपको जो है ना वो इस तरह के आंसर्स मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके भी छोटे छोटे 5-5 सेकंड में सॉल्व होने वाले सवाल इसके भी मैंने इकट्ठे करके अपने नोट्स में डाले हुए हैं। क्वेश्चन बैंक के अंदर आप वो करेंगे तो आपको इन तमाम जो है ना वो लॉस की बहुत डिटेल से जो है ना वो एक प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ईजी एरिया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और यहाँ पे जो चीज़ एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है जी इक्वालिटी। इफ़ यू हैव सम बेस विच इज़ अननोन, बट आपको ये बताया गया है कि जो बेस है दोनों की सेम है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दिस मीन्स के पावर इज इक्वल टू पावर, राइट।
तो इस तरह के जो माइंडसेट है इसको जो है ना वो आप यूज़ करते हुए भी हम कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है जी इक्वालिटी ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि इफ़ यू हैव 6 raised to power 9x, हम कह रहे हैं जी दैट इज इक्वल टू 6 raised to power 3, और आपको कहा जाता है कि जी एक्स का आंसर फाइंड आउट करें, तो यू विल नो कि जनाब अगर हमने ये बता दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनकी पावर्स सेम होगी क्योंकि बेसिस भी सेम है। इफ़ दे आर इक्वल दैट मीन्स देयर बेस इज सेम, देन देयर पावर्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा डैट इज़ 3/9, यानी कि 1/3। तो एक्स का आंसर कितना बन रहा है जी 1/3। तो ये जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी इस्तेमाल करते हुए एग्जामिनर छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ सकता है, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की जो है ना वो एक सिंपल सी प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दिस एरिया। जो डिफ़िकल्ट था वो ऑलरेडी हम लोगों ने किसी न किसी स्पेसिफिक वीडियो की फॉर्म में उसको कवर किया हुआ था। तो जनाब यहाँ पे आपकी जो प्रिपरेशन है डैट शुड बी कम्प्लीटेड फॉर दिस एरिया। चैप्टर 3 का जो तीसरा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लॉग। तो ये जो लॉग का कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत सिंपल सा है। लॉग के कुछ रूल्स दिए हुए हैं। लॉग के ये सारे रूल्स आपकी बुक में इतनी डिटेल से तो नहीं डिस्कस हुआ है, लेकिन हमने फिर भी इनको पढ़ लिया। हमने कहा कि इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द लॉग ऑफ टू नंबर्स, लॉग m प्लस लॉग n, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n। यानी कि अगर आपके पास आप फाइंड आउट करना चाहते हैं लॉग ऑफ 36, तो डैट आंसर विल बी इक्वल टू लॉग 6 प्लस लॉग 6, राइट। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, इन दोनों के लॉग्स को आपस में ऐड करने से उस आंसर के लॉग के इक्वल आंसर आता है। ठीक है जी। तो ये बात हम लोगों ने कर दी कि जनाब ये लॉग का पहला रूल है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर माइनस का बीच में हो तो ये डिवीजन होती है। लॉग के बेसिक रूल्स आप लोगों को पता है और आप इनकी जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर वही बात, कितनी मज़े की बात यह है कि अगर आपको लॉग के इन सवालों में इन में किसी भी प्रॉब्लम है तो आप ये वाली वीडियो देखें। इसमें बड़ी डिटेल से मैंने तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं कि लॉग क्या है, लॉग के तमाम रूल्स डिस्कस किए हुए हैं, लॉग के रूल्स की एप्लीकेशन डिस्कस की हुई है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं लॉग। तो वैसे तो हम लोग सारे लॉग जो हैं वो कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए शायद आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लॉग जो है उसको कैसे सॉल्व करना है। और आपने बस ये करना है कि सिंपल ये वाली वीडियो देख लेनी है जिसमें आपके लॉग के तमाम कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे। लॉग का सिर्फ एक ये वाला जो रूल है ये शायद आप लोगों को थोड़ा सा तंग करे, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस रूल। तो चेंज ऑफ बेस रूल जो होता है वो इसलिए इस्तेमाल होता है कि इफ़ यू हैव लॉग ऑफ एनी बेस, तो हम लोग उस बेस को किसी और बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वो बहुत ही ईजी है कि जिस नई बेस में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, न्यूमिनेटर में लिखें लॉग ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ द बेस, तो वो हमारे पास एक न्यू बेस में नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव लॉग बेस 3 ऑफ 4, और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि यार ये लॉग बेस 3 तो जो है ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला जो नंबर चाहिए ये चाहिए लॉग की बेस में, लॉग 10 की बेस में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉग ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ द बेस जो है ना वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये लॉग जो है ये 10 वाला लॉग होगा। तो अगर कोई और बेस में नंबर है और उसको किसी और बेस में करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप सिर्फ नए लॉग जिस नए लॉग की बेस में आपने उसे कन्वर्ट करना है उसमें आप पहले ऊपर लिख लेंगे लॉग ऑफ पावर, सॉरी लॉग ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस। तो आपके पास ये वाला जो आंसर आएगा और ये वाला जो आंसर आएगा ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है जी। दिस इज़ व्हाट वी कॉल चेंज ऑफ बेस रूल। और बाकी प्रैक्टिस जो है वो डेफिनेटली आप वहाँ से कर सकते हैं जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। हम लोग चैप्टर 4 इसके बाद शुरू हो जाएगा। तो पीछे चलते हैं दोबारा वापस, यहाँ तक चैप्टर 1 और 3 में किसी का कोई सवाल अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी जनाब। कंट्रीब्यूशन का टॉपिक समझा दें जी, बिल्कुल चैप्टर 4 के बाद हमने वही पढ़ना है। जी लॉग कैलकुलेटर पे सॉल्व हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
डेरिवेटिव वाले लॉग्स भी देखें, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है ना वो कैलकुलेटर पर सॉल्व नहीं होता। जी जनाब, आप नियर पियर की वेबसाइट पे जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये टॉपिक चैप्टर 1 के कॉम्प्लिकेटेड हैं नहीं। देखें असल में ना एग्जामिनर ने क्या किया, बुक वालों ने बनाते वक्त पता नहीं क्या किया है, मेरे ख्याल से ऐसे किया होगा कि चैप्टर 1 एक बंदे को दिया होगा, चैप्टर 2 कोई और बंदा बना रहा होगा, तो उन्होंने चैप्टर 1 में भी वो वाले कॉन्सेप्ट्स डाल दिए और चैप्टर 2 में भी वही सेम कॉन्सेप्ट्स डाल दिए हैं, यानी कि ब्रेक इवन दो जगह पे जो है ना वो आ गया है, चैप्टर 1 में भी और चैप्टर 2 में भी। तो हम सिर्फ उसको चैप्टर 2 में कंसिडर करते हैं, सिर्फ चैप्टर 2 में पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही चैप्टर नंबर 2 का है, चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी। और आपको जो है ना वो उसको सिर्फ इसमें ही देखना चाहिए। अच्छा जी, आप लोग नियर बियर की वेबसाइट पे आएंगे तो यू विल सी AFC 3 पार्ट 1 क्वांटिटेटिव मेथड। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम एरियाज़ की जो है ना वो वीडियोस नज़र आएंगी। ठीक है जी। चैप्टर पार्ट 1 जो है ना ये मैथमेटिक्स का है। ठीक है, इसमें पहले 10 चैप्टर्स हैं और इसमें अगर आप देखें तो ज़रा गौर से देखिएगा, आपके अभी यहाँ से 2 चैप्टर्स पूरे होने लगे हैं। देखें, आप यहाँ पे जाएंगे, कोई भी बच्चा जब जाएगा यहाँ पे तो बेसिक्स ऑफ कोर्स एंड डेमो एंड कैलकुलेटर वीडियोस के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे फ्री है। इसमें यूज़ डेमो वीडियोस के अंदर आपको कुछ वीडियोस नजर आएंगी। ये देखें, चैप्टर 1 वीडियो 10 फैक्टराइजेशन बेसिक्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फैक्टराइजेशन के बारे में जो मैंने आपको कहा था, आप इस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये वीडियो जो है ना ये आपकी प्ले होना शुरू हो जाएगी। हुए आपसे एक एक करके ये डाटा कलेक्ट भी करते चला जाती है वेबसाइट, आपसे आपकी वेब ईमेल आईडी आपका। जी तो ये देखें, जनाब, ये अब हम पूरी जो कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन की स्टार्ट जो करने वीडियो है जा रहे हैं, दैट 18 मिनट कॉन्सेप्ट की इज वीडियो है, कॉल्ड इसमें हर चीज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की बड़ी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन फैक्टराइजेशन की हुई है। यू कैन कवर दिस किसी भी फ्रॉम देयर। अलजेब्रिक इसी तरीके से यहाँ पे मार्कअप एंड मार्जिन की वीडियो भी आ जाएगी इसी डेमो के अंदर। मैं देख रहा था, अभी अपलोड कर रहा था लेकिन वो नहीं हो रही थी। बहरहाल आपको यहीं से मार्कअप एंड मार्जिन की वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है जी। ये रूल्स ऑफ लॉ की वीडियो भी, ये देखें यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो रूल्स ऑफ लॉ की वीडियो भी शुरू हो जाएगी। ये आपने यहाँ से देख लेनी है। अच्छा जी, अब एक और मैं आपको बात बताऊं कि जनाब अली, आपने यहाँ पे वेबसाइट पे वापस आना है, बेसिस ऑफ कोर्स डेमो वीडियो एंड कैलकुलेटर वीडियो के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको यूज़ ऑफ कैलकुलेटर टेक्निक्स के नाम से जो है ना वो डाटा मिलेगा। ये कैलकुलेटर की वो तमाम वीडियोज़ हैं जो मैंने अभी आपके साथ यूट्यूब पे भी शेयर की, उसके लिंक यूट्यूब वाले भी दिए, आप यहाँ से आके वो भी देख सकते हैं। देखें, फाइंडिंग अननोन वैल्यू, वन अननोन एंड वन इक्वेशन, वीडियो 3 सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वीडियो 4 सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 अननोन, वीडियो 5 मैट्रिक्स ऑपरेशन अर्थमेटिक, ये सारे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बच्चे ने पूछा सर मार्कअप और मार्जिन के सवाल जो है वो क्वेश्चन बैंक में हैं, तो जनाब बिल्कुल हैं, मैंने बहुत सारे सवाल इसमें डाल के दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर दोबारा बेसिस ऑफ कोर्स एंड डेमो के अंदर आपने कैलकुलेटर वीडियोस भी देख ली, डेमो वीडियोस आपने सारी देख ली। सही है, हम लोग वापस आते हैं। वापस आने के बाद आप यहाँ पे देखें फीडबैक एंड एडिशनल क्वेश्चंस। ये सवाल जो हैं ये वो फीडबैक के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मैंने तकरीबन जो है वो 18-20 वीडियोस जो है ना वो इसकी रिकॉर्ड की हैं। हर एक के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैंने एडिशनल करवाए हुए हैं, और हर एक के वो जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन बैंक भी शेयर किया हुआ है उन सब के अंदर भी जो है ना उनके यूट्यूब वाले लिंक्स भी डाल दिए हैं, ताकि आप सिर्फ उनके ऊपर क्लिक करें और आप उस यूट्यूब वाले जो है ना वो उस पर फॉल कर दें वीडियो के ऊपर और आप उसे देख सकें। बहुत कुछ काम किया हुआ है। एक और बड़ी मज़े की बात है कि आपने किसी को बस बताना नहीं है। ये देखें, ये लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 7, इसके सामने देखें क्या लिखा हुआ है, फ्री लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि तमाम बच्चे चाहे वो मेरा कोर्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो इन दोनों एरियाज़ को जो है ना वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। चैप्टर 2, ये देखें चैप्टर 2 की 11 वीडियोज़ हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वो रेवेन्यू, वेरिएबल्स, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये सारी चीज़ें देखी। टोटल कॉस्ट फंक्शन, ब्रेक इवन एनालिसिस, डिजायर्ड प्रॉफिट एंड एक्सेप्टेड लॉस, ये वाली सारी चीज़ें की हैं। स्लॉप के कोई लेक्चर्स बता दें, एक बच्चे ने कहा भाई ये देखें ये स्लॉप के लेक्चर्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। वीडियो 5 ये सारी। तो जनाब चैप्टर 2 और 7 गौर से सुनिएगा, चैप्टर 2 और 7 इस कोर्स के अंदर बिल्कुल फ्री पड़े हुए, उनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। अब आप समझ लीजिए कि आज का जो सेशन हमने, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 2 और 7 की रिवीजन करवानी थी, वो अब मैंने आपको नहीं करानी क्योंकि मैंने आपको उसके पूरे के पूरे लेक्चर्स दे दिए। राइट, कैसा लगा फिर?
नहीं जनाब, एक बच्चे को यकीन ही नहीं आ रहा कि जो है ना वो उनको फ्री में कोई चीज़ मिल रही है। देखें, जब आप जिस चीज़ के सामने फ्री लिखा हुआ है वो आपके लिए फ्री है, जिसके आगे प्राइस लगी हुई है वो प्राइस्ड है डेफिनेटली। ठीक है। और एक बच्चे ने कहा कैसा लगा मेरा मजाक? जी जनाब, ये बिल्कुल मजाक नहीं था, ये सही बात है। और ये आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें फ्री पड़ी हैं। इवन ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक बच्चे ने कहा ओके सर, अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं, बस बहुत आप लोग तो बहुत मतलब ही निकले भाई। जैसे ही काम की चीज़ मिली चल भाई निकल गए। ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, मॉक एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सामने भी फ्री लिखा हुआ है। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मॉक और बहुत सारे टेस्ट नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट पार्ट 1 मैथ्स, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब आपको लगेगा कि आपकी मैथ की प्रिपरेशन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने यहाँ से ये मैथ के टेस्ट शुरू कर देने। देखें, ये 33 क्वेश्चंस हैं और मैथ का पोर्शन का टेस्ट है। आपने जनाब एक क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है। फॉर एग्जांपल आपने ये क्वेश्चन टिक किया, नेक्स्ट। आपने ये क्वेश्चन टिक किया, नेक्स्ट। क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएं और नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाएं। तो जैसे आई कैप का एग्ज़ाम होता है आपका, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे हम लोगों ने तमाम क्वेश्चंस जो है ना वो प्रोवाइड कर दिए हैं। इवन थोड़ा सा इसमें ज़रा इंटरफेस का फ़र्क हम लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसमें इंटरफेस का फ़र्क नहीं रखेंगे तो आई कैप हमें कहेगा कि जी आपने हमारा इंटरफेस कॉपी कर लिया है बिल्कुल, यहाँ शायद आपने हैक कर लिया। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो है ना उनके टेस्ट वगैरह यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है जी, ये सवाल आ जाएगा, कार्टेशियन प्लेन का सवाल है। आप इसमें से करेक्ट आंसर टिक करते चले जाएंगे। इवन यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी, जिस क्वेश्चन नंबर पे आप जाना चाहते हैं। उसके बाद जब आप इन तमाम सवालों को सॉल्व करते जाएंगे एक एक करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर में बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन टेस्ट की जो है ना वो प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं अब आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप इतने सारे टेस्ट दे देंगे तो फिर ये जो सारा टेस्ट दे देंगे तो फिर इसके बाद आपको आपका रिज़ल्ट भी फ़ौरन से नज़र आ जाएगा। और वो जो रिज़ल्ट है वो आपको बता देंगे कि आप कितनों में फेल हुए हैं, कितनों में पास हुए हैं, कितने एग्जाम्स आपने स्किप किए हैं। आखिरी सवाल था, यहाँ पे फिनिश का बटन आ रहा है। आर यू श्योर? मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, इसको ज़रा सबमिट करें और आपके सामने आपका रिजल्ट जो है ना वो आ जाएगा। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि नियर बियर वालों ने लिखा है इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 मिनट। हालांकि उन्होंने हमें ये बताया था कि आपका जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर कुछ भी कोई मसला नहीं होगा। स्कोर जनाब आपका देख लें, 7/33 आ रहा है। आपकी समरी आई है। टोटल क्वेश्चन थे जनाब आपके 33। आपने 33 अटैम्प्ट किए, 7 का सही आंसर दिया, 26 का गलत आंसर दिया। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो आपने अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है जी। टोटल टाइम अलाउड जो है वो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। टोटल टाइम अलाउड जो है वो डेफिनेटली आप अपने कैलकुलेटर के हिसाब से देख लें। आपका पाई चार्ट बन गया, आपका ग्रेड बन गया। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से किया होगा तो आपका ABC जो है ना वो आ जाएगा। आपने आपकी जो क्लास के बच्चे, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक इस टेस्ट को सॉल्व किया है, आज तक जितने भी बच्चों ने इस टेस्ट को सॉल्व किया है उनके एवरेज मार्क्स 39.92 आए हैं। यानी कि ये दिखने में तो बहुत ही ईजी सा एग्ज़ाम है, लेकिन जितने बच्चों ने आज तक इस टेस्ट को सॉल्व किया है उनका 39.92% एवरेज आई है। यानी कि मेजॉरिटी बच्चे फेल हो गए। आपकी एवरेज जो है ना वो 21.21% आई है। आपकी परफॉर्मेंस ट्रेंड यहाँ पे लिखा होगा कि आपने इससे पहले कितने टेस्ट परफॉर्म किया और उन टेस्ट में जो है ना वो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है वो सारा लिखा होगा। आपकी टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाएगा कि आपकी हर टॉपिक में कितनी स्ट्रेंथ है। बहरहाल ये वाला जो एरिया है ये मैंने देखा है कि अभी हमने इसको जो है ना वो प्लान नहीं किया हुआ। अभी ये आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। बहरहाल आपके जो करेक्ट आंसर्स थे वो ये नज़र आ रहे हैं, जो रॉन्ग आंसर्स थे वो ये आंसर नज़र आ रहे हैं, जिनका आंसर आपने प्रोवाइड नहीं किया वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको नीचे सोल्यूशंस भी नज़र आते जाएंगे, वन बाय वन आप आगे भी देख सकते हैं और आप यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके नया टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो जनाब ये सारा का सारा कंटेंट एक दफ़ा फिर बता दूं कि आप लोगों के लिए फ्री पड़ा हुआ है। जिसके आगे फ्री लिखा हुआ है यकीन माने कि वो फ्री ही होगा, उसमें आपके साथ कोई दो नंबरी नहीं की जाएगी। ये नहीं होगा तो कि जो है ना वो आप ऐसे करेंगे। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा सर आप फेल हो गए हैं। तो हाँ भाई, जैसी ये हरकतें थी, जैसे मैंने एग्ज़ाम को सॉल्व किया मैं भी फेल हो गया। और मज़े की बात यह है कि ये देखें, ये परसेंटेज जो है ये क्लास के बच्चों की, कि जिन बच्चों ने आज तक इस टेस्ट को सॉल्व किया है, कुछ बहुत सारे बच्चे पास भी होंगे लेकिन मेजॉरिटी बच्चे फेल हो गए हैं। 40% के करीब जो है ना वो रिजल्ट आया उन बच्चों का। तभी तो ये जो एवरेज है ये नीचे की तरफ है। ठीक है ना। हालांकि हम लोग ये बात करते होते हैं कि जो हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये जो
मार्क्स से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये नेगेटिवली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं जी। हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्री जो चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं नियर पियर की वेबसाइट के ऊपर, वो मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 7 जो है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने नियर पियर से ही मेरा पढ़ना है, आपको जो है ना वो इसमें अच्छा जी। तो डेमो वीडियोस के अंदर आपको कैलकुलेटर वीडियोस नज़र आ जाएंगी, और कैलकुलेटर के अंदर यूज़ ऑफ कैलकुलेटर टेक्निक्स, और इसके अंदर आप ये चीज़ें ज़रा गौर से देख लीजिएगा कि वीडियो 1 2 3 ये वाला आई कैप का इन्फॉर्मेशन जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, स्टडी पैटर्न, स्टडी मटेरियल वगैरह, डेफिनेटली अब आप लोगों के लिए तो खैर रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये नए बच्चों के लिए रेलिवेंट होता है। फीडबैक और एडिशनल क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा कैलकुलेटर एंड अदर ट्रिक्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने ऊपर डेमो वीडियोस के अंदर वो चीज़ देखी थी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से वैसे तो अभी हम लोग क्योंकि वेबसाइट पे घूम रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड पार्ट जो है, जो हमारा स्टैट्स का एरिया है, उसके अंदर भी क्वांटिटेटिव मेथड पार्ट 2 स्टैट, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने फ्री रखी हुई हैं। देखें चैप्टर नंबर 13 रिग्रेशन एनालिसिस फ्री पड़ा हुआ है। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि आप ये वाला एरिया यहाँ से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। फीडबैक क्वेश्चन, कैलकुलेटर ट्रिक्स वगैरह यहाँ पे भी लगे हुए हैं। इवन आप यहाँ से जाएं डेमो वीडियोस के अंदर, आपको हर जो मॉड्यूल है, हर जो चैप्टर है, उसकी एक एक इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, अगर आपको चैप्टर 11 12 में इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से ये वाली फ्री वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 11 का जो है ग्रुप डाटा, मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कैलकुलेटर का मेमोरी फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आप कैसे मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वीडियो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओजाइव एंड फाइंडिंग फ्रैक्टाइल्स फ्रॉम ओजाइव, ओजाइव की मदद से जो चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, ग्राफिकल मेथड, उसमें नॉर्मली बच्चे जो है ना वो स्ट्रगल करते हैं। ये वाली वीडियो यहाँ पे है। स्कैटर डायग्राम की कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन, स्कैटर डायग्राम क्या है, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, ये सारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर हम इंशाल्लाह अपने अगले सेशन में कर रहे होंगे। कल वाला सेशन हमारा नहीं होगा। आज वाले सेशन में हमने आज का और कल का दोनों एरियाज़ का जो है ना वो जो एजेंडा है उसको कवर कर लिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चन सॉल्विंग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस और इसकी बहुत ही बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं इंशाल्लाह ये वाली वीडियो का रेफरेंस आपको अगले सेशन में दे रहा हूँ, जिसमें हम लोग ये वाली चीज़ें पढ़ रहे होंगे, सैम्पलिंग और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह की चीज़ें। तो वो जनाब वो उसमें से कुछ कंटेंट भी मैं आपको जो है ना वो ये यूट्यूब ये वीडियोस पर रेफ़र कर दूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि शायद बच्चे जो है ना उनको एक और चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है, और वो है जी कि मेरा यूट्यूब का जो है ना वो चैनल सर्च नहीं कर पाते हैं। ठीक है जी। ये बाहर मौसमियाँ आई हैं, अगर किसी ने मौसमियाँ लेनी है तो मौसमियाँ ले लें। अब आपको पता है कि घर में जब आप सेशन कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे संडे को, तो फिर तो ऐसे होता ही, हम लोग पता नहीं किधर चले गए हैं। मेरे पास इस वक्त कीबोर्ड की एक्सेस नहीं है, तो इसलिए शायद यूट्यूब डायरेक्ट फ़ौरन से ओपन नहीं हो पा रही। बहरहाल यूट्यूब के ऊपर जब आप जाते हैं तो आपने मेरा नाम लिखना है, मोहम्मद स्पेस जहाँ ज़ेब स्पेस खान, और उसके साथ आगे ब्रैकेट में QM क्वांटिटेटिव मेथड वगैरह कुछ लिख देना है, तो यू विल फाइंड माई चैनल। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट है CA से रिलेटेड, आपका QM से रिलेटेड, आपका QM के बाद आगे कैफ की प्लानिंग से रिलेटेड। तो इस लेवल के ऊपर मैंने बहुत सारा काम किया, और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन कोई उसको सेव नहीं करता है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मॉडल पे चल रहा हूँ, तो हर चीज़ हर बात मैं सेव कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद उसको यूट्यूब पे जो है ना वो डाल देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा सर IT की वर्कशॉप देंगे आप? जी बिल्कुल, IT की वर्कशॉप एक 3 डेज़ का सेशन होगा, जो कि इंशाल्लाह ये जो अपकमिंग वीक है इसमें मैं प्लान करूँगा। थोड़ा सा मैंने अभी अपना रीस्केजल करना है, आज के सेशन के बाद ये जो ये सेशन है इसको ख़त्म करने के बाद मैंने अपना सारा वीक प्लान करना है कि मैं उस वीक में क्या क्या काम करूँगा। तो उसमें मैं इंशाल्लाह कोई टाइम सेट करके आप लोगों के साथ IT के सेशंस भी करता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि IT भी मेरा सब्जेक्ट है। एक्चुअली जो है वो जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तो वहाँ पे जनाब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर IT वगैरह को देखें, तो फिर मैंने कहा ठीक है जी, IT को भी पढ़ा देते हैं। डेफिनेटली IT का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे ख्याल से CA के बच्चों को, CA का टीचर ही अगर IT पढ़ाए तो वो उनको बच्चों को बता सकता है कि देखें आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट इसका होने वाला है। ठीक है जी। और वो बड़ा जो है ना वो फोकस्ड जो है ना वो टीचिंग होती है अगर CA का टीचर पढ़ा। BC का रिलेटेड जनाब मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं AFC के तमाम सब्जेक्ट्स में अगर घुस गया तो लोग कहेंगे कि यार पता नहीं इसको कुछ आता भी है कि नहीं, हर सब्जेक्ट में घुसा हुआ है। तो मैंने कोशिश की है कि QM अपना जो है ना वो मेन फोकस, और IT जो है वो भी एक मेन फोकस के तौर पर लेके चलूँ। दो एरियाज़, इसके अलावा फंक्शनल इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन में वैसे ही बच्चे पास हो जाते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
एक बच्चे ने पूछा सर टेस्ट सिर्फ आपके फ्री हैं? देखें जी, मैं जितना कंटेंट फ्री दे सकता था, जहाँ जहाँ पे चुपके चुपके जैसे जैसे मैं दे पाया मैंने दिया। यूट्यूब के ऊपर देखें, अब नियर पियर के ऊपर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो नियर पियर के पास मेरे कॉपीराइट्स हैं। वो जो है वो मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं कहीं पे ऑनलाइन इस तरीके से रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दूँ। लेकिन फिर मैंने चुपके चुपके कहीं पे कोई फ्री वीडियोस डाल दी डेमो वीडियोस के अंदर, कहीं पे कोई एक आधा मॉड्यूल ज़बरदस्ती फ्री कर दिया, कहीं पे कुछ जो है ना वो ये कैलकुलेटर की वीडियोस, मॉक्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह फ्री करती है। तो वो मैंने सारा कुछ यहाँ पे डाल दिया। एक बच्चे ने पूछा जी सर क्या पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? जी बिल्कुल नहीं, पेपर बहुत ही इजी नॉर्मल होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपकी 3 घंटे एग्ज़ाम में बैठ के पढ़ने की तैयारी होती ही नहीं है। हम लोगों का जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो चुका है। हम लोग अब टिकटॉक की 1-2 मिनट की वीडियो भी स्किप करके देख रहे होते हैं। यूट्यूब के ऊपर मेरे जितने लेक्चर्स हैं, जो जो मैंने चीज़ें अपलोड की हुई हैं, आप यकीन माने कि बच्चे उसको इतना स्किप कर करके देखते हैं क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना जी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि जनाब ये जो एरिया है इसको कैसे करना है, वो उस कंटेंट को पढ़ ही नहीं पाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ उनके फेलियर की वजह भी बनती है। हमारे सीए के अंदर सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमारे बच्चे एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। आज मुझे ये बात कर लेने दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और यही जो रीज़न है ना, ये हमारे फेलियर की रीज़न भी है बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि वी कैन नॉट फोकस। हमारा फोकस स्पैन बहुत कम हो चुका है। हमें आधे घंटे का लेक्चर बहुत बड़ा लगता है। आप लोगों ने ये जो सेशन आप लोग ले रहे हैं, ज़रा अपने दिल में सोचें अपने बारे में कि आपने कितनी देर तक फोकस से मेरी बातें सुनी। कितनी दफ़ा आपने घर में चक्कर लगाया, घर वालों से पूछा हाँ जी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपने कितनी दफ़ा, अगर मोबाइल पे ले रहे हैं तो कितनी दफ़ा आपने मेरी वॉइस को मिनिमाइज़ करके अपने व्हाट्सएप के मैसेजेस देखे कि सर तो पता नहीं क्या कहानियाँ सुना रहे हैं, चले हम व्हाट्सएप के मैसेजेस देख लेते हैं। वो फेसबुक चलाई, आपने ट्विटर ओपन किया, आपने पता नहीं, ट्विटर तो खैर अभी हम लोग नहीं चलाते हैं। ठीक है जी, तो फोकस जो है वो नहीं है। फोकस ना होने की वजह से आप लोग फेल हो पाते हैं जब आप फोकस नहीं करते। और ये फोकस अनफॉर्चुनेटली हमारा ख़राब किया है 80-90 टीवी चैनल्स ने, और फेसबुक ने, और ये जो ट्विटर या इंस्टाग्राम है, इस तरह की चीज़ों ने। हम उंगली से स्वाइप करते हुए एक कॉन्सेप्ट को आगे चले जाते हैं। हम लोग किसी तस्वीर के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है जी, तो ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखें, एक बच्चे ने कहा सर मैं लंबी लंबी मूवीज़ देख लेता हूँ। आप यकीन जानें कि आप अगर 1 घंटा एक सीज़न की एपिसोड देखते हैं, एक सीरियल की एपिसोड देखते हैं, जिस फोकस से आप उस फोकस से कभी 1 घंटा पढ़ते नहीं है, तो जनाब ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि आप क्योंकि फोकस नहीं करते हैं इसलिए आप पास नहीं होते हैं। ठीक है जी। एक बच्चे ने पूछा सर डू वी गेट रिजल्ट आवर रिजल्ट ऑन द स्पॉट इन आई कैप एज वेल? बच्चे ने कहा जी सर आप क्या इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी, हमें पता है हम फोकस नहीं करते। चलें आप हमें सीधी सीधी बात बताएं कि क्या आई कैप में रिजल्ट ऑन स्पॉट मिलता है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल नहीं। आई कैप जो है ना वो आखिरी एग्ज़ाम के 10 दिन बाद जो है ना वो आपको रिज़ल्ट बना के तमाम बच्चों का देता है। हालांकि इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं जो बच्चों से एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम लेते हैं, वो सारे के सारे आपको फ़ौरन एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही आपके हाथ में रिज़ल्ट पकड़ाते हैं। तो बच्चा या तो एग्ज़ाम सेंटर से हंसता हुआ बाहर निकल रहा होता है या रोते हुए बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंट पॉलिसी बनाई है। ये ओवरऑल मॉडरेशन शायद करते होंगे, देखते होंगे कि कितने बच्चों का रिज़ल्ट कैसा आया है, फिर उस हिसाब से पास या फेल का जो है ना वो रिज़ल्ट देते होंगे। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा सर 100 गुना सही बात। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सपोर्ट किया। चैप्टर 4 करवा दें? हाँ जी बिल्कुल, आप चैप्टर 4 ही रह गया, वही करना है और क्या करना है। सर बात ये है कि इंटरेस्ट, आपका सवाल ऊपर चला गया जी। मैं फोकस का बताएं, फोकस और इंटरनेट, फोकस और इंटरेस्ट का रिलेशनशिप बताएं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं जनाब। एक बच्चे ने कहा कि सर आर यू सेइंग कि आई कैप इंटेंशनली फेल कर देगा बच्चों को? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात समझना, ऐसी बात मानना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आई कैप आपको जानबूझ के फेल करता है।
ठीक है जी, ये आपको बहुत सारे लोग, बहुत मोतबर लोग भी कहेंगे कि जनाब आई कैप ने पता नहीं क्या किया, उसने फेल कर दिया। लेकिन अगर आप ये बात मानना शुरू कर देंगे तो आपका सिस्टम से एतबार उठ जाएगा। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, आई कैप को किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं है। आई कैप चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों। आई कैप ने AFC, कैफ, सी फैप, MSA लेवल के ऊपर स्पेशली फोकस करके डिफरेंट टीचर्स से ओरिएंटेशंस कराते हैं, डिफरेंट टीचर्स से सेशंस कराते हैं कि हमारा पासिंग रेशो बेहतर हो। आई कैप का हर बंदा दिल से ये चीज़ मानता है कि यार पास होना ज़रूरी है, बच्चों की पासिंग परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, शुरू में भी और एंड पे भी, आखिरी लेवल पे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग मेहनत नहीं करते। आई कैप तो बहुत मेहनत कर रहा है आपको पास करने में। तो अगर कोई ये बात सोचता है, कोई ये बात मानता है कि जनाब आई कैप जानबूझ के फेल करता है, तो वो बहुत बड़ा खोता है। आई कैप मार्क्स क्यों नहीं बताता जी? आई कैप की मर्जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो आपको पास या फेल होने से मतलब है ना, आप पास या फेल देख लें। मार्क्स से अननेसेसरी कंपटीशन डेवलप हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। वैसे ये जो सेशन है गो टू वेबिनार के ऊपर, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बेवकूफ़ लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कि जानबूझ के मैसेजेस कर रहे होते हैं, उन लोगों को हम बहुत इजीली जो है ना वो इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो एक साहब बार बार एक ही मैसेज को डाल रहे हैं और कॉपी पेस्ट करके सेंड कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो है ना वो बाकी बच्चों का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपका एक दफ़ा दोबारा मैसेज आया तो मैं आपका नाम ले लूँगा और फिर जो है ना वो आप समझ सकते हैं कि आपकी कितनी बेइज्जती होगी। जी, एक बच्चे ने कहा सर मेरे सवाल का जवाब देते हैं, आपका सवाल ऊपर कहीं रह गया है, मैं उसको नहीं पढ़ सका, मैं वापस ऊपर भी नहीं जा सकता, वरना नीचे से जो सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो आप जो हैं वो आप दोबारा सवाल पूछ लें। चैप्टर 4 हम लोगों ने पढ़ना है अभी। चैप्टर 4 आपको फ्री में भी कहीं पे वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। चैप्टर 4 हम लोगों ने सिर्फ पढ़ना है, बाकी जो है वो आप लोग आज का सेशन जो है वो समझ ले कंप्लीट है। नहीं जनाब, लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। लेंथी क्वेश्चंस आपने अगर एग्ज़ाम का पैटर्न देखा हो तो 50 सवाल आते हैं 1 नंबर के, 10 सवाल आते हैं 2 नंबर के, और 10 सवाल आते हैं 3 नंबर के। तो जो 3 नंबर वाले सवाल होते हैं वो लेंथी होते हैं। और वो चीज़ें जो है ना वो आपने उसकी ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस की होती है कि वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। नहीं, QMS का ऑनलाइन एग्ज़ाम देना मुश्किल नहीं होता। QMS का ऑनलाइन एग्ज़ाम देना और उसको पास करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू QMS फिज़िकल एग्ज़ाम, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको पेन पेपर यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है तो जो सवाल आते हैं वो भी ऐसे आते हैं कि जिनमें आपको पेन पेपर की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। जी नहीं जनाब, BC के फ्री लेक्चर्स मेरे किसी कोलीग ने नहीं डाले हुए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस सेशन के मिल जाएंगे जी, बिल्कुल डेफिनेटली तमाम जो सेशंस हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। सर चैप्टर 5, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 13, 14 आर इनफ। हाँ जी, काफ़ी हैं। नोट पैड यूजेज बता दें जी? बता दूंगा, जब एग्ज़ाम के रिलेटेड सेशन करेंगे तो वी विल डिस्कस कि जनाब नोट पैड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप होम बेस एग्ज़ाम दे रहे हैं। वैसे बाय द वे जब अगस्त में एग्ज़ाम्स हुए थे तो नोट पैड और इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल से एक सेशन किया था। आप तो शायद उस वक्त जो है वो FSC में होंगे, लेकिन वो सेशन और उसकी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, आप वो वाली अभी देख सकते हैं। उससे आपके काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो आंसर हो जाएंगे। बाकी आई कैप जब आप लोगों के लिए AFC एग्ज़ाम्स के लिए मज़ीद गाइडलाइन देगा तो उसी दिन इंशाल्लाह शाम को हम लोग एक सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आई कैप ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आप कैसे अपने एग्ज़ाम्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं।
जी जनाब, काइंडली सर बता दें कहाँ से मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, किसके भाई, किसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए आपको? सर अगर मैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर के अलावा सारे क्यूएम चैप्टर तैयार कर लूँ तो मेरा क्यूएम पेपर पास हो जाएगा? देखें, ये पास तो हो जाएगा लेकिन उसके चांसेस कम है। ठीक है जी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अगर आप क्यूएम के एरिया की जो वेटेज देखें तो डैट इज़ अराउंड 20%। हर 5 में से एक सवाल आपको फिनांस का आएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने उस एरिया को स्किप कर देंगे, जिसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, जो एरिया स्किप करने हैं वो मैंने आपको इनडायरेक्टली बताए हुए हैं कि अगर आपसे नहीं पूरा सिलेबस हो पा रहा तो फिर कौन से एरियाज़ को स्किप करें, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो जनाब बात यह है कि जो मैंने आपको कहा है वो स्किप करें ना। फाइनेंस का एरिया चैप्टर 11 12, ये वाला एरिया चैप्टर 13, रेगुलेशन कोरिलेशन चैप्टर 10, ये एरियाज तो ऐसे हैं जिनको जो है ना वो स्किप करना बेवकूफ़ी होगी। लें जनाब, बाहर कोई मांगने वाली आई हुई है तो आप लोगों को जो है ना वो एक टिकट में दो मज़े मिल रहे हैं। जी जनाब, अब आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा नहीं आ रही, चलो मुझे तो बहुत तेज़ी से आ रही है, डैट इज़ वेरी गुड, मेरा माइक बहुत अच्छा है। जब आपने यूट्यूब पे जाना है, आपने मोहम्मद जहांजेब खान लिख के सर्च करना है। एक मोहम्मद जहांजेब खान कादरी साहब भी हैं, वो नात खां हैं माशाल्लाह से। तो वो नहीं है, ये मोहम्मद जहांजेब एम लिखा होगा बड़ा सा, आपको 2.88 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स नज़र आ रहे होंगे, 251 वीडियोज़ हैं। आपने इसको ओपन करना है तो आपके पास यहाँ पे वीडियोस के अंदर जो है ना वो बहुत रेलिवेंट वीडियोस आपको नज़र आएंगी। ये देखें, जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट सेशन हुआ था, सेशन 5 पार्ट 2 चैप्टर 15 और 16 प्रोबेबिलिटी का रिवीजन सेशन, ये उसकी वीडियो पड़ी हुई है। मैं वीडियो एडिट करके जो है ना वो यहाँ पे रख देता हूँ ताकि जो बच्चे बाद में सुन रहे हैं उनका वक्त उतना ज़ाया ना हो। सिमिलरली ये 1 घंटा 38 मिनट की ये वाली सेशन है। इससे पीछे मैंने एक और सेशन कराया था जो कैफ के बच्चों के लिए था, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इससे पीछे मैंने कैफ के टेस्ट सेशन से मुतालिक एक सेशन कराया था, उससे पीछे भी एक सेशन था। ये आपको क्यूएम रिवीजन सेशन 3 स्टैटिस्टिकल मेथड चैप्टर 11 और 12 की वीडियो मिलेगी। ये 2 घंटे 11 मिनट की ये जो है ना ये बिजनेस फिनांस का पार्ट 3 था। देखें, बिजनेस फिनांस तो मैंने पता नहीं कोई 4 घंटों में आपको रिवाइज करवाया हुआ है, और 4 घंटों की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो तो क्या कहते हैं उसे, आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी वो इससे भी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हुई थी रिकॉर्डिंग्स, तो फिर मैंने एडिट करके डाली है ना। 1 घंटा की ये पहला सेशन, 1 घंटा 26 मिनट का दूसरा सेशन, और 2 घंटे 11 मिनट का तीसरा सेशन। इसमें मैंने फिनांस आपको बहुत डिटेल से रिवाइज कराया हुआ है, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पीछे चलते चले जाएं, अच्छा यहाँ पे ये वीडियो आपको नज़र आ रही है, हाउ टू रिवाइज क्यूएम फॉर फाइनल एग्जाम। देखें यहाँ पे जिस ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स आपको बताए हुए हैं ना, आपने उसी चैप्टर में तैयारी करनी है। और अगर आपको मैंने बताया कि पहले ये कर लें, बाद में ये कर लें, बाद में ये कर लें, बाद में ये कर लें, तो जो पहले वाले हैं वो आपने करने हैं। आगे आगे चलते जाएं, जहां तक आप जा सके उतने आपने करने हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि आपने दूसरा छोड़ दिया तीसरा कर लिया, या जो है ना वो 8वां कर लिया और दूसरा तीसरा छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना आपने। आपने इस तरतीब से, जिस तरतीब से मैंने यहाँ पे बताया, मैं वहाँ से उस तरतीब से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है जी, ओके। ये सारे क्यूएम के सवाल हैं। फिर एक्सेल का कोर्स भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी मैंने करा दिया। यहाँ पे एक आपको एक और वीडियो नजर आएगी, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज फॉर क्यूएमटी क्विकली। ये वाली जो वीडियो है ना ये आपने देखनी है। ठीक है जी, टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ क्यूएमटी क्विकली। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना। एक बच्चा कह रहा है सर डिलीटेड लिखा हुआ आ रहा है एक वीडियो पे, तो वो वीडियो मैंने खुद ही डिलीट कर दी थी क्योंकि वो बगैर एडिटेड अपलोड हो गई थी। उसके बाद मैंने वो वीडियो एडिट करके अपलोड कर दी थी, वो आपको सारी वीडियोस नज़र आ जाएंगी। हाँ, प्लेलिस्ट में ये है कि वो डिलीटेड वीडियो नज़र आ रही है, मैं वहाँ से प्लेलिस्ट में से उसको ठीक कर दूंगा। अगर मैं ना करूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ से मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, ये AFC अगस्त 20 एग्ज़ाम गाइडेंस सेशन जो है ना ये मैंने किया था। ये खैर आप लोगों के रेलिवेंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो एग्ज़ाम में होम बेस्ड एग्ज़ाम की जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, तो ये वाला सेशन मैंने किया था, वो जो है ना वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप ये वाला सेशन भी देख लें, ये वाला सेशन भी देख लें, आप देखने वाले बने, आपको यहाँ पे इतना कंटेंट मिलेगा कि आप जो है ना वो परेशान हो जाएंगे कि हमने इससे पहले ये जो चैनल है ये क्यों नहीं देखा था। राइट, तो जनाब
हम लोग वापस आते हैं, फ्री कंटेंट की बात कर रहे थे, चैप्टर 11-12 की हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें कितना जो है ना वो आता है। हम लोग इस सेशन के आखिरी एजेंडा की तरफ चलते हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 4। इससे पहले कोई किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ लें, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए सांस ले लूँ। चैप्टर 16 स्किप कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। चैप्टर 16 तैयार कर लें, चैप्टर 17, 18, 19 स्किप कर दें अगर आपको इतना तंगी आ रही है तो। वैसे तो कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन यह है कि 17, 18, 19 जो है उसको स्किप कर दें, चैप्टर 16 स्किप ना करें। दानियाल रज़ा ने कहा चैप्टर 2, तो भाई मैंने बता दिया कि चैप्टर 2 तो पूरा का पूरा आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपने जाना है, बस इस पर क्लिक करना है और फिर ये चैप्टर 2 भी देख लेना है। चैप्टर 2 की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चैप्टर 7 की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 16 वीडियोज़ बनाई हैं। इन दोनों चैप्टर्स के ऊपर तो मैंने काम ही इतना किया हुआ है कि आप लोगों को जो है ना वो मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 7 स्किप कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। चैप्टर 7 हाँ कर लें स्किप, उसमें कोई मसला नहीं है। चैप्टर 7 में वैसे इसमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है। आप ये वीडियोस देखें, शुरू की 4-5 किसी दिन जो है ना वो 3-4 घंटे निकाल के ये वीडियोस देखें, आपको ये चैप्टर प्यारा लगेगा। और इसमें से 2 या 3 नंबर के सवाल तो लाजमी तौर पे चैप्टर 7 में से आने हैं, तो अगर टाइम है तो उसको कर लेना चाहिए। फ़िनांस की रिवीजन आप कब कराएंगे, स्टूडेंट ने पूछा। तो भाई अभी मैंने आपको बताया कि फ़िनांस की रिवीजन हो चुकी है और फ़िनांस की रिवीजन के वीडियो लेक्चर्स भी ये पड़े हुए हैं। ये वाला QM रिवीजन सेशन 2 पार्ट 1 बिजनेस फाइनेंस 1 घंटे का, ओए प्ले हो गया, बैक चल। दूसरा जो है वो है, किधर गया किधर गया, QM रिवीजन सेशन 2 पार्ट 2 बिजनेस फाइनेंस और QM रिवीजन सेशन 2 पार्ट 3, ये 3 पार्ट्स में ये मैंने सेशन कराया हुआ है, ये आप यहाँ से कर लें। चैप्टर 17, 18, 19 स्किप कर सकते हैं, सारा स्किप ना करें, उसकी कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर कर लें। और वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तमाम इंशाल्लाह मैं अपने अगले सेशन में कराऊंगा। अगला सेशन मेरा आप अटेंड कर लें और उसमें जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ वो कर लें, तो इंशाल्लाह आपके चैप्टर 17, 18, 19 में से अगर 10 सवाल आए हैं तो 6 या 7 उसी टॉपिक्स को पढ़ने से आपके कवर हो जाएंगे। चैप्टर 6 एनपीवी का सेशन करवाया हुआ है जी, बिल्कुल करवाया हुआ है, ये सामने आपको, ये 2 घंटे 11 मिनट में हमने एनपीवी बड़ी डिटेल से डिस्कस की थी, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। अगला सवाल, एनपीवी की वीडियो नहीं मिल रही, ओए होए, ये लें जनाब, ये मैं आपके सामने प्ले करके दिखाता हूँ। इसके अंदर हमने अच्छा जी, एन्युटी सेशन शुरू एनपीवी करते हैं। आईआरआर ऑलरेडी ये हम सारा लोग कुछ काफी लेट डिस्कस किया स्टार्ट हुआ है इस सेशन किया के है। अंदर। आप एनपीवी फाइंड आउट करें और उसका ये आंसर आए लें, ये नेट 10,000, प्रेजेंट वैल्यू को कितनी 20,000, डिटेल से हमने 50,000, 1 डिस्कस किया लाख। हुआ है, और आपको अगर क्या आपकी चाहिए। एनपीवी पॉजिटिव हो तो फिर वो एक प्रोजेक्ट बच्चे जो ने है ना कहा है जी सर वो फ्री वीडियोस फिजिबल कहाँ होता से है, मिलेंगी चैप्टर 2 एंड 7, तो भाई तो फिर बताया वो तो है आपको वो कि वाला आप नियर प्रोजेक्ट पीयर कर की लेना वेबसाइट पे चाहिए। जाएंगे, और अगर उसकी नियर एनपीवी पीयर की नेगेटिव हो तो वेबसाइट ये पे प्रोजेक्ट जो है ना ये फिजिबल नियर नहीं पीयर होता। डॉट जैसे ओ अभी आर हम जी लोगों ने लिखेंगे, एग्जांपल ली, सीए के तो अंदर हमने जाएंगे, जो सीए है के ना वो अंदर जहाँ कैश पे आउटफ्लो आपको थे 2 क्वेश्चन लाख लोड के, होंगे, तो तो ये नेगेटिव एफ सी 2 थ्री लाख हो गया। पार्ट 1 क्वान्टिटेटिव मेथड्स, इस पर और भी उसके क्लिक अंदर करेंगे जितने भी उसके कैश तो इनफ्लोज यहाँ थे वो पे सारे एक लाख आपको सत्तर हजार रुपये हमने अज्यूम किए थे कि ये इतने हैं। तो ये तीस लीनियर हजार रुपया जो प्रोग्रामिंग है ये चैप्टर 2 एंड नेगेटिव 7 नज़र एनपीवी है आएगा, इसकी। आपने यहाँ पे क्लिक तो करना है, इस केस तो में आपके पास ये चैप्टर ओपन एनपीवी हो जाएगा। नेगेटिव होने की वजह से हम कहेंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल। अच्छा जी, वीडियो स्टॉप कर दूं, आप लोगों ये को क्या वीडियो की आवाज़ आ रही है। ओह अच्छा, चलें बहरहाल स्टॉप कर दिया मैंने वीडियो। चलें जी, हम लोग चैप्टर 4 का आगाज़ करते हैं। चैप्टर 4 जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे मुश्तमिल एक चैप्टर है, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होती है। और इसमें प्रैक्टिकली इतनी कोई डिफ़िकल्ट एरिया नहीं है एज़ फार एज़ टॉपिक इज़ कंसर्न्ड। इसमें से 2 या 3 नंबर के सवाल आ सकते हैं, कुछ इजी सवाल आते हैं, कुछ मुश्किल सवाल आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ जनाब ये होती है, एक ऐसी सक्सेशन ऑफ नंबर्स को कहते हैं, यानी कि नंबर्स लिखे हुए हैं एक के बाद दूसरा, सक्सेशन ऑफ नंबर्स, जिसमें हर नया नंबर एक डिफाइंड लॉ या रूल के मुताबिक बनता है। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं 1 और फिर उसके बाद लिख रहे हैं 2 और उसके बाद लिख रहे हैं 4, और वैसे यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4, 5, 6, तो इस तरीके से जो नंबर आप लिख रहे हैं 1 फिर 2 फिर 3, तो आप क्या कर रहे हैं कि हर नया नंबर जो है
वो पीछे वाले नंबर में एक ऐड करने से बन रहा है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करें 20, 18, 16, 14, तो इसमें क्या है कि हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में से 2 माइनस करने से बन रहा है। तो ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो ऐसी सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में कुछ ऐड या लेस करने से बनता है, इनको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। सिमिलरली हर वो सीक्वेंस जिसमें हर नया नंबर उससे पीछे वाले नंबर को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बनता है, इसको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। राइट। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो है वो उसमें जो नंबर्स हैं उसमें इंक्रीज होने की या डिक्रीज होने की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है। इसमें तो आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2 हुआ, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 1 बाय 1 चलता चला जाता है। और अगर आप लोग ये बात करें कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो 2, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, उसके बाद 128। तो इसमें जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आता चला जाता है। ठीक है जी। तो ये दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे सीक्वेंसेस की टाइप्स होती हैं। आपकी जितनी मर्जी सीक्वेंसेस हों, वो हमारे सिलेबस में मज़ीद इसके अलावा कोई और सीक्वेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है ये 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं, फिर 17, फिर 19। तो ये क्या है? दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। ये सीक्वेंस आपकी बुक में नहीं है। राइट। यह सीक्वेंस आपकी बुक में नहीं है। और इसी तरीके से एक और सीक्वेंस भी ऐसा हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 8। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस, जिसमें एक्सपोनेंट में ज्योमेट्रिकली जो है ना वो वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। 2 रेज़ टू पावर 16 इस तरीके से। ये भी आपकी बुक में नहीं है। तो सिर्फ दो ही सीक्वेंसेस हैं जो आपकी बुक में हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस की जो निशानी है वो ये है कि उसमें हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में दो ऐड करने, कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऐड या लेस करने से बनता है। और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की निशानी है कि उसमें हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में और कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बनता है। इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस आपको नहीं पूछा जाना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग, मैंने देखा है कुछ टीचर्स के क्वेश्चन बैंक्स में भी ऐसे सवाल हैं कि जो कि अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अलावा कोई और सीक्वेंस है। तो इस तरह के सवाल आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आई कैप में भी ये सवाल नहीं आना चाहिए, इस तरह का कोई भी सवाल। अब अगर किसी को आया है तो मैं उस पर जो है ना वो जिसे कहते हैं कि वो मुश्तरी होशियारबाज, तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपकी बुक में है। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की निशानी हम लोगों ने बात कर ली। अर्थमेटिक सीक्वेंस जो होता है इसमें हर एक नंबर में एक नया नंबर ऐड हो रहा है, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। वो नंबर प्लस का भी हो सकता है, वो नंबर माइनस का भी हो रहा है। ठीक है जी। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये डिफाइन करता है कि नया नंबर क्या बनने वाला है। कॉमन डिफरेंस प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। ठीक है जी। तो एक्चुअली हम इसे कहते हैं कि ये सिर्फ ऐड करने से ही हो रहा है। ठीक है। यानी कि हर नए नंबर में पीछे हर नया नंबर पीछे वाले नंबर में एक स्पेसिफिक नंबर ऐड करने से बनता है। अगर वो नंबर प्लस का होगा तो यानी कि वो ऐड हो रहा है, और अगर वो नंबर माइनस का होगा तो अगर एक माइनस का नंबर ऐड करेंगे तो वो भी एक्चुअली एक ऐडिंग का ही जो है ना वो साइन मतलब कॉन्सेप्ट दे रहा है कि जी वो उसमें ऐड हो रहा है माइनस का नंबर। सिमिलरली जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है उसमें हर नंबर पीछे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से आता है, और वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मोर देन जीरो हो सकता है, मतलब ये है कि लेस देन 1, 0 और 1 के दरम्यान में हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर। बट द रूल इज़ कि हर नंबर उसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगला नंबर बना रहा है। जहाँ पे ये वाला नंबर टूट जाएगा वहाँ पे सीक्वेंस भी टूट जाएगा, वहाँ पे नया जो है ना वो सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हम लोग बात करते हैं जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इन जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें पहली टर्म को हम ए कहते हैं, दूसरी टर्म उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करने से बनेगी, तीसरी टर्म उसमें पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 दफ़ा ऐड करने से बनेगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं कि nth टर्म को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू एन माइनस वन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर n रखते हैं आप 12, यानी कि 12th टर्म फाइंड करनी है, तो 12th टर्म का जो फॉर्मूला होगा डैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू 12 माइनस वन। राइट। अगर आप 15वीं टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो डैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी इंटू 15 माइनस वन यानी कि 14। राइट। तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक सीक्वेंस का
कोई भी अननोन टर्म फाइंड कर सकते हैं, या अननोन टर्म दिए हो तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी टर्म दी हो तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि ये कौन सी भी टर्म होगी। इसमें एग्जामिनर आपको टर्म दे देता है और आपको कहता है कि नंबर बताएं क्या है, या आपको नंबर दे देता है और आपको कहता है कि टर्म बताए क्या है। ठीक है, इन दोनों के लिए यही एक फार्मूला जो है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। सिमिलरली जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स को एक दूसरे में से माइनस करने से आ जाता है, यानी कि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस, यानी कि कोई भी टर्म है nth टर्म, उसमें से आपने माइनस करनी है उससे पीछे वाली टर्म, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। राइट, अगर आपके पास फोर्थ है तो उसमें से थर्ड टर्म माइनस करें तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपके पास थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म माइनस करें तो भी आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस की जो है ना वो निशानी ये है कि वो एक कंसेक्टिव टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करने से आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कंसेक्टिव सबसीक्वेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये भी हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों तरह से एक ही बात जो है ना वो एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, अच्छा, ज्योमेट्रिक टर्म की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हर नया नंबर पीछे वाले नंबर को आर से मल्टीप्लाई करने से आता है। तो हमने आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर बना, इसको एक और दफ़ा आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर स्क्वायर बन गया, इसको एक और दफ़ा आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर क्यूब बन गया। तो हर नया टर्म, जो nth टर्म है वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें आर रेज टू पावर n-1, यानी कि if you want to find out the 15th term you will find out the first term and multiply it r raised to power 14. If you want to find out the 12th term a12 you will be doing it like this, a1 multiply by r raised to power 11। तो इस तरीके से आप कोई भी आर्थ टर्म nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, और r को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, या सब्सीक्वेंट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, या nth टर्म डिवाइडेड बाय an-1। तो वो जो फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े थे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, उसी तरह से आप यहाँ पे भी इन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है जी, चले मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा जी 2 3 4 5 6 7 9 11 और 13 ये कौन सा सीक्वेंस है? तो अभी बता के आया हूँ कि यार ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, और ये आपकी बुक में नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। टेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्रेशन जो है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? ठीक है, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है। भाई वो मुझे तो नहीं पता हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है, होती होगी कोई चीज़, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की निशानियों की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी ये होगी कि अगर आप कोई से दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म तो वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। अब ये जो है ये एक बड़ा मज़े का फॉर्मूला भी है। फर्स्ट करें कि आपको सेकंड टर्म दी हुई है, आप उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो जो आंसर आएगा डैट शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। राइट, तो अगर आपको यहाँ से इस तरह से टर्म्स प्रोवाइड की गई हैं और आपको कोई दो टर्म्स दे दी गई हैं और तीसरी टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो आप बहुत इजीली इस रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है ना वो a1 को इधर ले आए, प्लस कर लेते हैं, a2 को उधर ले जाके प्लस कर लेते हैं, तो a2 प्लस a2 इज इक्वल टू a1 a3, a1 प्लस a3। तो जनाब 2a2 विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। राइट, तो अगर हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो डैट विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, टू सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, या अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो डैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स द सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। राइट, तो इस तरीके से हम लोग ये बात करते हैं कि जनाब ये जो सेकंड टर्म होती है, अगर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ से आगे कंटिन्यू करें कि जी सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो सेकंड टर्म के इक्वल होती है। तो हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि सेकंड टर्म इज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। राइट, तो इस रूल को भी हम फाइंड आउट यूज़ करते हुए सेकंड टर्म निकाल सकते हैं।
बहरहाल ये जो सिचुएशन है, ये जो उसने रूल हमें बताया है, ये बड़ा मज़े का उसने बताया कि दो डिफरेंट कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली यही वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बात भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास है जी थर्ड टर्म, ये मैं आप इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि यही वाली बातें दोबारा अब हम लोग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए करने लगे हैं। कि आपके पास थर्ड टर्म है डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म शुड बी इक्वल टू शुड बी इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। यहाँ से अगर हम सेकंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए स्क्वायर सेकंड टर्म इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, A3 × A1, तो ये बनता है जी A2 का स्क्वायर। और अगर हम A2 की बात करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो A3 मल्टीप्लाई बाई A1 का स्क्वायर रूट। तो जनाब हम ये कह सकते हैं कि सेकंड टर्म इज़ द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ही होता है ना, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका नंबर ऑफ टर्म्स का जो है ना वो उसका उतना रूट ले लेते हैं, ठीक है जी। तो दो टर्म्स हैं तो इसका सेकंड रूट ले लेंगे, ठीक है। अगर तीन टर्म्स होंगी तो उसका थर्ड रूट ले लेंगे। तो जो सेकंड टर्म है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। हम लोग सेकंड टर्म के बारे में ये बात जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म को हम लोग सेंट्रल टर्म भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रल टर्म होती है किसी भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर, वो उसकी जो साइडों वाली टर्म्स होती हैं यानी कि नीचे वाली और ऊपर वाली टर्म, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट अगर आप कर लें तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाती है, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर इसमें से आपको पूछ सकता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट ऑफ प्रोग्रेशन के अंदर देखे। हमने पीछे बात की कि जनाब आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है, आपको कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशो फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है। तो उन तमाम सवालों का हमने एक एक करके देख लिया। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की निशानी क्या होती है और उस निशानी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के एग्जामिनर इसमें से सवाल पूछता है। तो दिस वाज द एजेंडा ऑफ आवर रिवीजन सेशंस कि हम हर तरह के सवालों की डिस्कशन कर लेंगे कि एग्जामिनर कैसे कैसे इसमें से सवाल पूछ सकता है। हम लोग आगे चलते हैं जनाब, हम लोग बात करें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और यहाँ पे हमने देखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। या s इज इक्वल टू 1/2 n इंटू a प्लस l, ये लास्ट टर्म होती है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, फर्स्ट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि फर्स्ट टर्म लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, n-1 इंटू डी इसके साथ ऐड करें और फिर उसको n/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यू विल गेट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सिमिलरली आप जब एक अर्थमेटिक सीक्वेंस में सम फाइंड आउट करते हैं तो उसके दो फॉर्मूले हैं। अगर आपको जिस तरह से डाटा दिया गया हो उस डाटा के हिसाब से आप लोग जो है ना वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और nth टर्म दी हुई है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। तो दो फार्मूला हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड आउट करना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला होता है ये। नॉर्मली बुक में भी और डिफरेंट टीचर के नोट्स में भी आपको दो फार्मूले पढ़ाए जाते हैं। एक पढ़ाया जाता है सम इज a⁻1 माइनस r⁻n/1 - r, और दूसरा होता है जी a × r⁻n-1, यानी कि इन दोनों की जगह आपस में रिप्लेस कर देते हैं। और हम कहते हैं कि जनाब अगर r जो है वो 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर r 1 से छोटा होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब आपको इन दो फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों फार्मूलाज को सेम एक ही फार्मूला से दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपका r जैसा मर्जी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। दो फार्मूले पढ़ाने की वजह ये थी कि जब पुराने ज़माने में ये टॉपिक पढ़ाया जाता था तो उस वक्त डिफरेंट टाइप के r आ सकते थे। जब r हो जाता था ना नेगेटिव में, तो r की पावर नेगेटिव में फाइंड आउट करना बहुत मसला होता था। हमें समझ नहीं आती थी कि r की पावर नेगेटिव में फाइंड आउट करके -1 कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो उस वक्त से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आ गए हैं, हम हर तरह का जो है ना वो फार्मूला
कैलकुलेट कर सकते हैं, हर तरह की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हर तरह की पावर कैलकुलेट करना इजी नहीं था, हम r⁻³ कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन r⁻3.457 कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से लॉग के रूल्स आए थे। ठीक है जी। लेकिन हम लोग अब ये सारा कुछ विदाउट यूजिंग द रूल्स ऑफ लॉग सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक ही फॉर्मूला याद रखें कि s = a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। ठीक है जी। और सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का जो है ना वो क्या मतलब है, ये एक बच्चे ने पूछा जी। बिल्कुल ये मैंने डिस्कस करना है ये बात। देखें, अगर एग्जामिनर आपको फर्स्ट टर्म दे दे और आपसे पूछे कि जनाब nth टर्म तक ये सारे का सारा सम फाइंड करना है, तो दिस मीन्स कि आपने सम का फार्मूला लगाना। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको फर्स्ट टर्म दे और आपसे पूछे कि जनाब 10th टर्म से लेकर 20th टर्म तक का ये वाला सम मुझे बताएं। अब इसका कोई फार्मूला नहीं है, राइट। ये चीज़ आपने देख लेनी है। कभी कभार एग्जामिनर आपको ये भी करता है कि आपको फर्स्ट टर्म बताता है, आपको कॉमन डिफरेंस बताता है और आपको कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का फॉर्मूला फाइंड आउट करें। ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है SN = n/2 × 2a + d × n−1, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है फर्स्ट टर्म से लेकर अप टू nth टर्म, यानी कि इस सिनेरियो पे अप्लाई होगा। इस सिनेरियो पे अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो ये वाली जो फर्स्ट टर्म है ये आप फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो गलत होगा। अब इसके दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो ये है कि आप nth टर्म फाइंड करें, 10वीं टर्म, और जो आपकी इस सीक्वेंस की 10वीं टर्म होगी उसको फर्स्ट टर्म के तौर पे आप सप्लाई करके 10 टर्म्स का सम फाइंड करें, राइट। ठीक है जी। यानी कि ये जो पहली टर्म आपने फॉर्मूला में पुट करनी है ये उसकी पहली टर्म होनी चाहिए जहां से आपने सम फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा गया, राइट। ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे करें कि आप पहली से लेकर 10 तक का सम फाइंड करें और पहली से लेकर 20 तक का सम फाइंड करें। फर्ज करें कि पहली से लेकर 20 तक का सम आता है 2000 और पहली से लेकर 10 तक का सम आता है 600। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस 2000 में से ये जो 2000 है इसमें से ये वाला 600 जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला सम आ जाएगा विच इज 1400। देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग the sum of numbers where term is not starting exactly from where it is given, right। आपको अगली जो है ना वहाँ से किसी एक टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम पहले ये 10वीं टर्म फाइंड कर लें और उसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करें अगली कैलकुलेशन के लिए, या हम लोग पहले 10 टर्म्स का सम फाइंड करें फिर अगले 20 टर्म टोटल 20 टर्म का सम फाइंड करें और 20 में से पहले 10 वाले सम फाइंड माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस सम, राइट। दिस इज हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला। इसलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है, राइट। आगे चलते हैं जनाब। जी जनाब, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हम लोग सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। आप लोग इस वीडियो को, एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है कि सर मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, तो डेफिनेटली आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यू विल गेट द फाइन आइडिया ऑफ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में यही तो बेनिफिट होता है कि चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ती हैं। एक दफ़ा जो कंटेंट डिलीवर हो गया आप उसको बार बार सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, रोक रोक के आप सुने, इस चीज़ को समझें तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस चैप्टर में डिस्कस होता है और ये जो है ना वो प्रैक्टिकली इस एरिया का लास्ट कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि सम ऑफ रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब जो रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का मतलब ये है कि आप फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, फिर थर्ड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हर नई टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी होती चली जाती है और ये रिड्यूस्ड होती चली जाती हैं। और ये कब होता है? जब आपकी जो कॉमन रेशो है वो 1 से लेकर -1 के दरमियान में होती है। ठीक है जी। तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कॉमन रेशो इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अच्छा, इसमें मैंने ये इक्वल टू नहीं लगाया, नहीं ना लगाया, मैंने नहीं लगाया इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि 1 और -1 के अलावा अगर आपकी कॉमन रेशो 0 पॉइंट समथिंग है, प्लस या माइनस का, तो हर नया सीक्वेंस जो है वो इससे कम होता चला जा रहा होगा। ठीक है, जरा इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कॉमन रेशो इज 0.5 एंड फर्स्ट टर्म इज 100, सेकंड टर्म क्या होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 50,
थर्ड टर्म क्या होगी, 50 का 0.5 से मल्टीप्लाई किया 25, देन फोर्थ टर्म क्या होगी जनाब 12.5, देन फिफ्थ टर्म क्या होगी जनाब 6.25, देन सिक्स टर्म क्या होगी जनाब 3.125, सेवन्थ टर्म क्या होगी जनाब 1.675, ठीक है 1.675 होगी, हाँ जी बिल्कुल। इस तरीके से जनाब होता ये जा रहा है कि पहली जो टर्म है वो सबसे बड़ी है और इसके बाद हर टर्म छोटी 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 होती चली जा रही है और ये छोटी ही होती चली जाएगी क्योंकि हर टर्म पिछली टर्म का हाफ है। तो ये वैसे ही है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि एक हम लोग कहानी भी सुनाते होते हैं कि एक बंदर था और दो लोगों की जनाब दरमियान उसने रोटी बांटनी थी। तो उसने ये कहा कि जी चलें मैं आधी मैं खा लूँगा और आधी तुम खा लेना, ठीक है जी। तो उसने पहला आधा खा लिया और आधी उसको दी और उसके बाद फिर उसका आधा ले लिया और फिर दोबारा उसको आधा दे दिया, फिर उसके बाद जो उसको आधा दिया हुआ था उसको फिर आधा कर दिया। तो वो कितनी दफ़ा आधा कर सकता है, मैथमेटिकली स्पीकिंग वो अनलिमिटेड टाइम्स आधा आधा करता चला जाएगा क्योंकि उसने हर दफ़ा आधी रोटी खानी है और वो ज़िंदा रहेगा। अच्छा ये स्टोरी कुछ ऐसे थी, सॉरी मैंने गलत बताई, मेरे जहन में नहीं रहा। सही स्टोरी ये थी, मतलब जो समझ में आने वाली बात है वो ये है कि एक बंदर के पास एक रोटी थी और उसने कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी ये रोटी खा सकता हूँ। उसने कहा कैसे, उसने कहा हर दफ़ा मैं आधी खाऊंगा और आधी बचा लूँगा। तो पहले दिन उसने आधी खाई और आधी बचा ली, दूसरे दिन वो जो आधी उसके पास रह गई थी उसमें से आधी खाई और आधी फिर बचा ली, तीसरे दिन उसने जो उसके पास रह गई थी उसको फिर आधा किया और वो खाया और फिर आधी बचा ली। और मैथमेटिकली स्पीकिंग वो सारी ज़िंदगी भी अगर ऐसे करता रहे तो उसकी रोटी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि हर दफ़ा उसने आधी खानी है और आधी बचा लेनी है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिकली छोटी 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 होती चली जाए। तो जनाब वो ये कहते हैं कि हर चीज़ क्योंकि आधी आधी हो रही है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन वो इतनी छोटी हो जाएगी कि वो रीज़नेबल बात नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने बंदर की एग्जांपल दी, इसलिए हमने कहा कि वो बंदर ही है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। खैर बहरहाल हम लोग बात करें रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, जब कॉमन रेशो 0.5 होती है तो हर नया टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी छोटी होती चली जाती है और इतनी छोटी होती चली जाती है कि फिर वो इग्नोर भी आप कर सकते हैं। तो जनाब सम फाइंड आउट करना इन्फिनिट टर्म्स का सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो है ना ये पॉसिबल है। जी दातन भेजने वाले एक साहब आए हैं, आप लोगों में से किसी को उसकी आवाज़ आ रही है कि नहीं? मैं अपने माइक की क्वालिटी चेक करना चाह रहा हूँ। पाउडर सुर्खी वगैरह बेचने के लिए लड़कियों ने कहा है जी नहीं आ रही लड़कियों के लिए तो रेलेवेंट है जी, पाउडर पाउडर सुर्खी बेच रहे हैं। अच्छा चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब ये है कि मैं बेधड़क होकर इस तरह की सिचुएशन में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। माइक इज़ ए गुड क्वालिटी माइक क्योंकि ये जो है ये इस तरह की तमाम नॉइसेस को इग्नोर कर रहा है। अब मुझे तो इस माइक से प्यार हो गया। बहरहाल हम लोग बात करें कि सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पॉसिबल होता है जब हर नई टर्म पीछे वाली टर्म से छोटी होती चली जाती है। तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक टर्म का जो फॉर्मूला है वो है जी एस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब यहाँ पे 1 माइनस आर है, ठीक है जी। तो 1 माइनस आर जो है ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्योंकि देखें ये 100 है ना, इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी मिलकर टोटल 100 के इक्वल होंगी और आपका सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस टोटल 200 के इक्वल बनेगा, राइट। अगर ये 50 है ना तो इसके बाद तमाम टर्म्स हमेशा मिलकर 50 का सम ही बनाएंगी, ठीक है जी। तो ये 50 ये 50 ये 100 टोटल 200 बनेगा, ठीक है। ये तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आप 0.5 के केस में ही सिर्फ सही होती है जब आपकी कॉमन रेशो 0.5 होती है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जनाब जब भी रिड्यूसिंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा और उसकी निशानी ये है कि 0 पॉइंट समथिंग विल बी योर कॉमन रेशो, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए अच्छा ये वही शरारती ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो रिड्यूस होती होती कम 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 होती चली जाती है और फिर इतनी कम हो जाती है कि वो निगलेजिबल हो जाती है और वो तमाम दुनिया जहान की तमाम इन्फिनिट टर्म्स का सम भी करेंगे तो वो टोटल इस 100 के साथ मिला के तकरीबन 200 बनेगा, ठीक है जी। तो सम ऑफ इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। एग्जामिनर आपको कह सकता है कि इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम फाइंड करें, तो जनाब वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ना पूछेंगे कितनी टर्म्स का सम चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको कहता है जी कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करें और आर जो है वो है जी 0.5, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करने का फार्मूला हम इससे पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं, आप ये वाला फार्मूला लगा देंगे आर जो मर्जी,
ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर दे दी हैं तो आप सिंपल वो वाला फार्मूला लगा दें, फिर आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी और उसने कहा इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो फिर जनाब आप लोगों ने ये जो है ना ये करना है, इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके कोई सवाल करा दें, सवाल करा दें। मज़े की बात यह है कि इसके बहुत सारे सवाल जो है ना वो मैंने करा के यूट्यूब पर रखे हुए हैं। बेसिक क्वेश्चन जो है वो ईजी हैं, वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी क्वेश्चन बैंक, वो जो 420 पेजेस की जो मैंने क्वेश्चन बैंक जो है ना, जो उसमें बहुत छोटा छोटा करके मैंने लिखा हुआ है, मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों, वहाँ पे अगर आप जाएँ तो यू विल सी कि वहाँ पे वीडियोस के आगे यूट्यूब की वीडियोस के लिंक लगे हुए हैं। तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो तमाम क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन जो है ना वो मैंने वहाँ पे करा दिए हुए हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी, तो यूट्यूब की वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और ये डेमो वीडियोस के अंदर भी एक वीडियो है जिसमें मैंने काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को 10-12 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो यू विल फाइंड आउट कंप्लीट गाइडलाइन अबाउट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सेशन। एक बच्चे ने कहा जी पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर दें। भाई मैंने बहुत दफ़ा कि पीडीएफ शेयर किया है, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। जिन लोगों के पास नहीं है, एक बच्चा हर ग्रुप में, एक साहब प्लीज़ ऐसे करें कि वो वाले जो नोट्स हैं उनको दोबारा रीशेयर कर दें, वो जो मैंने पीडीएफ की बुक शेयर की हुई है। तो आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा क्योंकि मेरा टाइम बच जाएगा। तो जनाब आप लोगों ने करना ये है कि ये जो फाइल है उसको ओपन करना है, तो यू विल गेट द वीडियो सोल्यूशन। ठीक है जी, और कोई सवाल? पावर पॉइंट जो है ये मैं अभी, हाँ, ये इसकी पीडीएफ मैं इस दफ़ा नहीं शेयर कर सका क्योंकि आपको याद होगा कि सेशन में बस मैंने जल्दी जल्दी अपनी पीडीएफ कंप्लीट की है और ये पावर पॉइंट की स्लाइड कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही सेशन ख़त्म होता है मैं ग्रुप में आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँगा। ग्रुप बंद है जी, बिल्कुल बंद है। अच्छा हाँ, ग्रुप तो बंद है। चले मैं शेयर कर दूँगा। ग्रुप मैंने इसलिए बंद किए हुए हैं कि क्योंकि जनाब आजकल कोई भी बच्चा व्हाट्सएप का ग्रुप बनाता है ना जब, तो उसमें इतनी मछली मंडी लग जाती है, फिर लोग जो है ना वो गैर इखलाकी बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो इसलिए फिर मैंने कभी भी जो है ना वो अपने वीडियो लेक्चर्स जो है ना उनको ओपन नहीं किया, क्या कहते हैं इसे, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप जो है ना उनको कभी ओपन नहीं किया मैंने। जी सेशन एंड हो चुका है। सेक्शन नहीं होता, सेशन होता है, SESSION। एक बच्चे ने पूछा क्या सर सेक्शन एंड हो गया? सेक्शन नहीं है ये, SESSION है, सेशन। जी एक्सेल डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट उसके एरियाज हैं वो सारे डिस्कस होंगे आईटी के सेशन में इंशाल्लाह। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बच्चे अब अल्लाह हाफिज़ करना शुरू हो गए। उन्होंने कहा सर अच्छी भली संडे ख़राब कर दिया आपने। तो संडे तो ऐसे ख़राब करने का आप लोग सोच रहे हैं कि जैसे पता नहीं बाकी दिनों में आप लोग पता नहीं कहाँ पे जॉब में जाते हैं। जॉब में तो भाई हम जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, जाके क्लासें पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद शाम को आके फिर क्लासें पढ़ाते हैं। संडे तो हमारा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। आपका तो संडे इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो वैसे ही, आपका तो हर दिन संडे। इंडेक्स नंबर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा जी, मैं अनाउंस कर दूं कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, जो हमारा कल प्लान किया हुआ था, वो अब हमारा नहीं होगा क्योंकि उसका एजेंडा भी आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और फिर उसके बाद जो अगला सेशन होगा वो वही होगा जिसमें हम लोग इंडेक्स नंबर डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 डिस्कस करेंगे। दैट सेशन विल बी द लास्ट सेशन। और फिर उसके बाद मॉक के जो सेशन हम लोगों ने प्लान किए हुए थे वो भी मेरे ख्याल से उनकी ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग मॉक कर लेंगे फिर उसके बाद उन सेशंस को कर लेंगे। मॉक के सेशंस की जगह पे मैं एक्सेल के वाले सेशंस कर लूँगा, आईटी वाले सेशंस कर लूँगा, जिससे मेरा भी टाइम बच जाएगा और आप लोगों का भी। देखिए 7 से 10 तक मैं कर सकता हूँ शाम में, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों को मसला होता है क्योंकि वो सेशन जो है ना वो फिर ठीक से रिले नहीं होता। आज संडे और आज हैरानकुन तौर पर किसी भी बच्चे ने ये नहीं बताया कि जनाब वॉइस लैग कर रही है या वीडियो लैग कर रही है। तो चलें ये तो अच्छी बात है। फिर देख लेते हैं दोबारा से, फिर टाइम का प्लान करते हैं। देखता हूँ मैं, मेरा सेशन क्या बनता है। कुछ पर्सनल मसरूफियात भी हैं, घर में भी मैं अकेला ही बंदा हूँ जो काम करता है। और बाहर भी जो है ना वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। नियर पियर के ऊपर आपको मैंने बताया था कि नियर पियर के ऊपर मेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आई एम जस्ट लाइक प्रिंसिपल एट नियर पियर। तो उन तमाम चीज़ों को भी देखना होता है। टीचर्स के साथ मीटिंग्स हैं, प्लानिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। तो आई विल सी कि मैं क्या कर सकता हूँ, फिर उसके हिसाब से प्लान बनाएंगे।
एक बच्चे ने कहा ये टाइम सही है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि मैं भी इस वक्त जो है ना वो ऑफिस पहुंचता हूँ तो आराम सुकून से, उस वक्त कोई टेंशन नहीं होती। तो सुबह सुबह अगर 10:30 बजे वाले सेशन रख लिए जाएँ तो वो तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल है, सबसे ज़्यादा ईजी है। फिर मैं लेट नाइट आराम से अगर लेट सिटिंग भी मुझे करनी पड़े ऑफिस में तो वो मैं कर लेता हूँ। पेपर में नॉर्मली छुट्टी होती है जी। एक बच्चे का सब लोगों का पहले क्यूएम का फंक्शन इंग्लिश का पेपर होता है, फिर सब लोगों का बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर होता है, फिर सब लोगों का क्यूएम का पेपर होता है। 1 बाय 1 पेपर्स होते हैं तो नॉर्मली आपको उसमें कोई ना कोई छुट्टी ज़रूर मिल जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका हर बच्चे की अलग अलग डेट शीट होती है, उसके हिसाब से जो है ना वो आपका एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होता है कि आपका एग्जाम किस दिन है, किस टाइम पे है और कहाँ पे है। चलें जी, इस सेशन को एंड करते हैं। फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया। कोई और सवाल आप लोगों की तरफ से नहीं आ रहा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फीडबैक फॉर्म इंशाल्लाह आज मैं शेयर करूँगा। आप लोग इस सेशन से मुतालिक आपने जितने भी सेशंस लिए हैं आप उनके तमाम के फीडबैक्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर किसी अगले सेशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।